देखो, H2O पढ़ना है हमें। डेंसिटी मैंने बता दी थी, ठीक है। मैंने डेंसिटी वाला टॉपिक बता दिया था कि डेंसिटी बढ़ती है। हाँ, सुनो, भाई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, केमिकल पढ़नी है, फिजिकल पढ़ लिया। सबसे पहले एम्फोटेरिक नेचर है कि पानी के अंदर एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये है कि ये दोनों की तरह बिहेव कर लेता है, एसिड एंड बेस। एम्फोटेरिक का ये मतलब है कि भाई H2O जो है वो दोनों तरीके से बिहेव कर लेता है, एसिड और बेस। इसमें एक चीज थोड़ी कम समझ में आएगी, वो ये है कि जैसे मैं HCl एक एसिड है, इसकी रिएक्शन H2O से कराता हूं, ये वाली जो आएगी समझ में, तो HCl जो है वो H प्लस दे देगा, तो इससे बनेगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं, जैसे क्वेश्चन MCQ आते हैं तो बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो इजी भी हो गए हैं, लिखने के लिए आता था तो बड़ी मेहनत सी करनी पड़ती थी। हाँ, कुछ ऐसे भी हो गए हैं कि कुछ चीजें कठिन भी हो गई हैं उस हिसाब से। यहां पर पानी ने बेस का काम किया है, एसिड के सामने बेस बन जाता है। और वहीं अगर मैं बेस लूं, जैसे NH3 एक बेस है, ये कैसे पता चले? ये इक्विलिब्रियम चैप्टर से पता चलता है। अब आपको ये फिलहाल ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं बताता भी हूं कि ये क्यों बेस है तो उसका कुछ खास बेनिफिट नहीं है। अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे पानी से तो पानी इसे H प्लस दे देगा। यहां पानी H प्लस ले रहा है, H प्लस लेने वाला बेस होता है, यहां H प्लस दे रहा है तो यहां भी यहां ये एसिड है। ये बन गया आपका NH4, NH3 तो था ही, 4 हो गया, प्लस OH माइनस। एक बार मैं ये फिर क्लियर कर देता हूं, देखो बेस और एसिड की कई डेफिनेशन होती है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि ये टफ है, इजी ही है ये। मगर प्रॉब्लम कहां है कि इक्विलिब्रियम चैप्टर में आती है वो डेफिनेशन। यहां आप ये याद रखिए कि पानी अगर H प्लस देता है तो वो एसिड है, जो चीज H प्लस देती है वो एसिड है, और जो चीज H प्लस लेती है वो बेस है। तो जहां पर आपको पानी H प्लस लेता दिख रहा है वहां वो बेस की तरह काम कर रहा है, जहां H प्लस देता हुआ दिख रहा है वहां वो एसिड का। ऐसा नहीं है कि इस बात को समझाने के लिए और डिटेल नहीं है और काम नहीं है, टॉपिक की स्ट्रेंथ नहीं है, बस ये है कि दो रिएक्शन है जिसमें पानी का एम्फोटेरिक नेचर दिख रहा है कि ये एसिड से भी रिएक्शन कर लेता है और बेस से भी कर लेता है। अब सुनो, अब ये एक रिएक्शन है, जैसे 6CO2 प्लस 6H2O, एरो C6H12O6 प्लस O2, ये आपकी फोटोसिंथेसिस है। यहां जो ऑक्सीजन पे चार्ज है ना वो -2 है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया, एक यहां से शिफ्ट कर लिया, -2। और यहां तो सिर्फ O2 ही है तो चार्ज 0 है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, -2 से 0 हो गया है ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ना होता है मैथ की तरह देखना है, -2 छोटा है, 0 बड़ा है, तो चार्ज बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें दिखाई देता है कि
H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या ये कह लीजिए कि यहां पर पानी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपसे पूछे कि इसमें जो पानी है, वो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो पूछे पानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो इस रिएक्शन में पानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। पानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर लेता है। यही ये समझाना चाहते हैं आपको कि H2O रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर लेता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये जो रिएक्शन है 10th क्लास में आती थी, इसमें अगर आप हाइड्रोजन पे देखें तो +1 चार्ज है, यहां 0 है हाइड्रोजन पे। यहां ऑक्सीजन पे क्यों नहीं देख रहे हैं चार्ज? वैसे आप जानते हैं, आपने रेडॉक्स जिसमें पढ़ा है, यहां भी ऑक्सीजन पे -2 है और यहां भी -2 है, तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो जिनका चार्ज चेंज नहीं हो रहा होता है उन्हें नहीं देखना है। तो यहां पर जो है H2O का रिडक्शन हो रहा है, चार्ज घट रहा है, मैथ के हिसाब से देखना है। रिडक्शन हो रहा है तो यहां पर जो H2O है वो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो कर रहा है। जो मैं आपको इस टॉपिक के अंदर बताता हूं उस पे याद रखना, उसी पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब सुनो आगे। हम्म, एक चीज समझना, पानी में ना हाइड्रेट बनाने की, हाइड्रेशन की और हाइड्रोलिसिस की बहुत टेंडेंसी होती है। बहुत कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, जो मैं बताऊंगा आप उसे समझना। जैसे P4O10 एक कंपाउंड है जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अगर मैं पानी डालूं तो पानी इसके साथ पूरी तरह जुड़ जाता है। पानी ने इसका हाइड्रेशन कर दिया। जिस चीज से पानी जुड़ जाता है उस चीज का हाइड्रेशन हो जाता है। एक होता है डिहाइड्रेट, पानी हट जाना, हाइड्रेशन होता है पानी जुड़ जाना। तो P4O10 के साथ ये अच्छी तरह जुड़ जाएगा और इससे बनेगा H3PO4। इस कंपाउंड का हाइड्रेशन हुआ है, ये हाइड्रेशन का एग्जांपल है। वहीं अगर आप SiCl4 को देखें तो इसका पानी हाइड्रोलिसिस कर देगा, मतलब इसे दो पार्ट्स में तोड़ देगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेकिंग, पानी ने तोड़ दिया दो पार्टों में। सिलिकॉन अलग हो जाएगा, Si, और Cl अलग। जो सिलिकॉन है उससे तो O2 जुड़ जाएगा और Cl से HCl। तो ये हाइड्रोलिसिस का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं वो हाइड्रोलिसिस का, N3 माइनस प्लस H2। अरे भैया ये माइक बंद है, वो बंद कर लो माइक अपना, और 9 बजे आया करो, 9:15 पर आगे अब क्या होगा। अब सुनो, हाँ तो मैं ये कह रहा था एक और एग्जांपल है N3 माइनस का, जिसका पानी ने हाइड्रोलिसिस किया है। इसमें बस एक चीज उन्होंने जो मुश्किल बना दी है वो ये है कि इसका कैटायन हटा दिया है। ये एनायन है, यहां कैटायन होगा कोई, तो उन्होंने ये दिखाया है कि जो एनायन है एन, एन अगर एनायन एन है, अगर आपका एनायन एन है तो उस एन से तो एच जुड़ जाएगा, यानी एनायन अलग हो गया कैटायन से, जो कि यहां पर दिखाया नहीं गया है।
और कैटायन के साथ OH माइनस जुड़ जाएगा। अब यहां पर कैटायन नहीं दिखाया गया है, इस फॉर्म में उन्होंने लिखा हुआ है, इसी फॉर्म में मैं आपको लिख के दे रहा हूं। मैं एक बार और बता देता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि पानी किसी कंपाउंड को दो पार्ट्स में तोड़ दे। उन्होंने यहां से कैटायन क्यों हटाया है? क्योंकि कैटायन अलग अलग भी हो सकते हैं। उनके कहने का मतलब यह है, जो एनायन है, पानी के दो पार्ट है, H और OH, तो जो एनायन है उसके साथ तो H जुड़ गया है, और जो कैटायन है उसके साथ OH। हालांकि यहां कैटायन गायब है। ये भी एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस का है। पानी ने इस कंपाउंड को दो पार्ट्स में तोड़ा है, एन अलग और कैटायन अलग। हाँ, अभी ये एनायन है मगर इसके साथ आएगा कैटायन, जो कि उन्होंने नहीं लिखा है। अब एक चीज और है, वो भी याद करने वाली है, समझ के अगर क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है तो आप 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे कर पाएंगे। वो ये है कि इंटरस्टिशियल हाइड्रेट क्या होता है। एक कंपाउंड है जैसे BaCl2.2H2O, मतलब आपको ये एग्जाम्पल देख के पहचानना होगा कि ये इंटरस्टिशियल हाइड्रेट है, या इससे काफी मिलता जुलता हो, जैसे बैरियम इसी ग्रुप का दूसरा कंपाउंड हो। ये बैरियम है, ग्रुप सेकंड में आता है। बेरिलियम हो, यहां मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता कंपाउंड हो। इसे कहते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ये H2 है, हाइड्रेटेड वाटर, इसे हाइड्रेट बोलते हैं H2O को, जो फॉर्मूले में पूरे का पूरा जुड़ा होता है। ये इंटरस्टिशियल हाइड्रेट का ये मतलब है कि ये बैरियम क्लोराइड के पार्टिकल है। ये BaCl2 है, ये जो सर्कल बता रहा हूं मैं, स्फेयर, ये BaCl2 है, और ये गैप है, इस गैप को कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो पानी ने इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, पानी इन छेदों में फंसा हुआ है, इन होल्स में, यहां यहां यहां। तो ये एग्जाम्पल देखकर ऐसा नहीं कि किसी को भी आप देख के बता देंगे कि ये इंटरस्टिशियल है या नहीं। ये एग्जाम्पल पर्टिकुलरली याद रखना कि ये इंटरस्टिशियल हाइड्रेट का मतलब है बैरियम क्लोराइड के जो होल्स हैं बीच में, ये बैरियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में जो होल्स हैं, यहां वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं, तो ये इंटरस्टिशियल हाइड्रेट है। अगर बोलता है कोऑर्डिनेट हाइड्रेट, तो एक एग्जाम्पल ऐसा देगा, इसे पहचानने, इसके पहचान है, जैसे इस कंपाउंड को देखिए, इसकी पहचान ये है कि देखो इसमें ये कैटायन है क्रोमियम, ये एनायन है, तो बेसिकली ये एक आयनिक कंपाउंड है। मगर कैटायन के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखेंगे। दरअसल क्रोमियम के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स ने हाइड्रोजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें हमें ये कंपाउंड देखने को मिले, है ना 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिलहाल तो ये एक एग्जाम्पल है मात्र। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ही शेयर किया है क्रोमियम से। ये कैटायन था Cr3+, Cr3+ के पास बहुत सारी एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, जिनसे OH2 ने लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाया कोऑर्डिनेट, और कैटायन से जुड़े हुए हैं 3 एनायन। ये 3 है कि लिखा है मैंने, 3 एनायन जुड़े हुए हैं। इसको पहचान के बताना है आपको कि यहां वाटर के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हैं। और एक और है, एक है CuSO4.5H2O, ये सबसे ज्यादा आता है, एनसीईआरटी ने इसका एक क्वेश्चन भी दिया है। ये ऐसे है, CuH2O 4.SO4, 5वां H2O बाहर है। देखो ये खास बात है, पेपर में तुम्हें ये ऐसे मिलेगा, इसे ऐसे तो आपको बुक्स में मिल सकता है, मगर बुक में पेपर में इसे ऐसे खोल के नहीं देंगे वो,
जो पानी के मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, चार चार मॉलिक्यूल है ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हैं कॉपर से। भाई ऐसे डायरेक्ट याद रखना है, ऐसा नहीं है कि आपको इन कंपाउंडों के बारे में पढ़ लेना है, ऐसा कुछ नहीं। 3 लाइनें हैं, एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन आता है इस पर। इसको याद रख के जाना है, ये वाला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, ना ही आपको फिलहाल हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ना है, ना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बस आपको ये ध्यान रख के जाना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाता है, हालांकि मोस्टली स्कूल में तो ये सिलेबस में ही नहीं है ये टॉपिक्स, अगर ऐसा क्वेश्चन फिर भी आ जाता है तो इन तीनों फॉर्मूलों को देखकर, ये 3 पर ही आता है, ये बता देना है कि ये वाले जो हाइड्रेट है, ये वाला जो H2O है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है 4H2O क्रोमियम से, इसमें सारे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हैं, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल इन छोटे छोटे होल्स में ट्रैप्ड है, ये इंटरस्टिशियल हाइड्रेट है। आ गई बात समझ में? बताओ। यस सर। बस तो ये है, थोड़े रट्टा मारने वाला टॉपिक था, लेकिन अगला अच्छा है टॉपिक, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लीजिए। अब देखो, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर बताऊंगा तेजी से समझना। मैं ऐसा कोई भी वर्ड नहीं बोलूंगा जिससे वो कम ज्यादा समझ में आए, सही से समझ में आ जाएगा। बस सुनना मेरी बात को, और ऐसा तो है नहीं कि आवाज अटकती है या मेरी, वो तो तुम्हारे नेटवर्क से अटकेगी। देखो तेजी से समझाऊंगा, मैं किसी से नहीं पूछूंगा कि किसको समझ में आया किसको नहीं, आप अपने आप बता देंगे। कोई कहता है हार्ड वाटर क्या होता है, तो देखिए हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, और मेनली कैल्शियम की वजह से पानी को हार्ड बोला जाता है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड हो या फिर कैल्शियम सल्फेट हो। और नजर रखनी है कैल्शियम पर, ये नहीं है वो विलन, एनायन नहीं, कैटायन, कैटायन की वजह से पानी हार्ड है। अगर आपके पानी में CaHCO3 ना हो, MgHCl3 हो, Mg लगाते जाओ तो भी वो हार्ड ही माना जाएगा, दोनों एक ही जैसे हैं, Mg और कैल्शियम। ऐसा नहीं है कि ये 6 के 6 मौजूद होने चाहिए, इनमें से कोई एक भी कंपाउंड मौजूद है तो आपके पानी में कैल्शियम मौजूद है, इनमें से कोई एक भी मौजूद है तो मैग्नीशियम मौजूद है, सारे मौजूद है तो वो तो बात ही अलग हो गई। लेकिन अगर आपके पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम मौजूद है तो आपका पानी लेदर को बनने से रोकेगा। कैसे? ये पानी का मॉलिक्यूल है C17H35COO -Na+, पानी का नहीं, सॉफ्ट मॉलिक्यूल है। इसके बारे में मैं कुछ छोटी मोटी बातें बता देता हूं। देखो सॉफ्ट मॉलिक्यूल का जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और ये वाला पार्ट नॉन पोलर होता है, यानी इस पे चार्ज नहीं होता। ये जो पार्ट है ये आयनिक है, ये पोलर है। अब मैं आपको एक खास बात बताऊं कि जो नॉन पोलर चीज होती है वो नॉन पोलर चीज में घुलती है, और जो पोलर चीज होती है वो पोलर में घुलती है। कैसे? ऑयल नॉन पोलर है, तो ऑयल साबुन के पूरे पार्ट को डिजॉल्व नहीं कर सकता, इस पार्ट को कर सकता है। तो अगर आप ऑयल पे साबुन रगड़ेंगे तो साबुन के एक ही पार्ट को ऑयल पकड़ेगा, और वो है नॉन पोलर पार्ट, क्योंकि ऑयल खुद नॉन पोलर है।
वही वाटर पोलर है, इस पे चार्ज होता है H+OH-, और जो पोलर है वो सॉप के पोलर पार्ट को पकड़ेगा। लेकिन साबुन की एक खासियत है, यानी साबुन दोनों को पकड़ सकता है, एक तरफ से वाटर को, एक तरफ से ऑयल को। अब जब आप काइनेटिक एनर्जी से पानी को बहाएंगे तो पानी सॉप को खींचेगा और सॉप ऑयल को खींच के नाली में ले जाएगा। ये सफाई क्लीनिंग एक्शन है, हालांकि क्लीनिंग एक्शन नहीं है हमारा टॉपिक। हमें ये समझना है कि साबुन की स्ट्रक्चर बहुत सोफेस्टिकेटेड है। एक तरफ से उसका पार्ट ऑयल में घुलने के लिए बना है और एक पार्ट उसका पानी में घुलने के लिए बना है। इस तरीके से सॉप पानी और ऑयल को जोड़ने का काम करता है, जिससे पानी जहां जहां बहता है ऑयल उसके साथ साथ बहता है और ऑयल साफ हो जाता है। इस स्ट्रक्चर के साथ अगर आपने इस मॉलिक्यूल का इस्तेमाल ऐसे पानी में किया, लेट सपोज मेरे कपड़े पर पानी पड़ा हुआ है और वो पानी हार्ड है, यानी टैप वाटर है, नॉर्मल पानी है, जमीन खोद के निकाला गया है या कुएं का पानी है या नल का पानी है। तो साबुन का मॉलिक्यूल जैसे आपने कपड़े पे रगड़ा तो कपड़े पे पानी था, तो साबुन के मॉलिक्यूल को पानी में मौजूद कैल्शियम मिलेगा। मैग्नीशियम भी मिल सकता है, मर्जी आपकी, जहां कैल्शियम है हटा के Mg लगा लेना। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि क्योंकि कैल्शियम पर डाई पॉजिटिव चार्ज है, तो कैल्शियम का इस नेगेटिव पार्ट से बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, सपोज इस पॉजिटिव के बजाय इस पॉजिटिव के, यानी Na+ इस नेगेटिव पार्ट से उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना सकता जितना कि Ca2+ बना सकता है। तो ये नेगेटिव पार्ट Na+ को छोड़ के Ca2+ के पास चला जाता है। अब क्योंकि Ca2+ पे 2 पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी 2 होने चाहिए, तो इसलिए यहां 2 लग जाता है। अब ये जो पोलर और नॉन पोलर पार्ट है वो खत्म हो गए, ये कंपाउंड इस फॉर्म में बदल गया है कि अब इसमें ऐसे पार्ट नहीं है कि एक तरफ पोलर और एक तरफ नॉन पोलर। तो अब ये मॉलिक्यूल हमारे लिए बेकार हो गया साबुन का, आपने एक मॉलिक्यूल वेस्ट कर दिया। दरअसल ये एक कंपाउंड है स्कम, जो कपड़े पे चिपकेगा, चिपचिपा सा पदार्थ है, और उसे हटाने के लिए आप और साबुन रगड़ेंगे, Na+ अलग हो जाएगा। तो कहानी सीधी सी ये है कि हमें एक काम करना है कि पानी में से किसी भी तरीके से कैल्शियम को या तो छान के बाहर निकालना है या फिर कैल्शियम को इस फॉर्म में बदलना है कि वो सॉप के मॉलिक्यूल के साथ इंटरफेयर नहीं कर सके, यानी कैल्शियम को पानी के अंदर किसी दूसरे कंपाउंड में बिजी कर देना है ताकि कैल्शियम आयन सॉप मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब ना करे। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो पानी हार्ड से सॉफ्ट हो जाएगा। बताइए, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस। तो ये सॉफ्ट करने के क्या तरीके हैं? जी है तरीके, आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हैक्टिक सा है, लेकिन बड़ा आसान तरीके से बताऊंगा मैं। सुनिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिया भाई। सर। हाँ भाई, आज एक काम करना कि मेरे को एक बार बस ये लिख के देना है तुम्हें, मैसेज में लिख के जरूर देना है। कुछ बच्चे तो इतने मेंटल है, कितनी बार भी कह दो कि ये काम करके देना है, वो ना तो उसका ध्यान रहेगा ना मैसेज करने का। भाई ये बता देना केमिस्ट्री का पेपर किस डेट को है, फर्स्ट टर्म वाला। जिनका हो गया है वो ये बता देना कि मेरा हो गया है, उस हिसाब से फिर मैं ये बता दूंगा कि मुझे आगे क्या पढ़ाना है ना। तो मैं आगे सोचूंगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, तो पहले अपने पेपर की डेट बता देना। अब सुनो, मैसेज में लिख देना क्लास के बाद। भाई एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है, मतलब जिस हार्डनेस को आसानी से अलग किया जा सकता है। जहां पर कैल्शियम आयन हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ है
यहां से कैल्शियम, अगर पानी में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो कैल्शियम आसानी से निकल जाएगा बाहर। या एम, हाँ दोनों दोनों ले लो, क्या था वो, MgHSO3, MgHSO3 आसानी से कैसे, सिर्फ हीट करके, पानी को उबाल लो, पानी को उबालोगे तो ये भी उबलेंगे और ये बदलेगा कैल्शियम कार्बोनेट में, और H2O, पानी पानी के अंदर पानी तो बनेगा ही। Mg को हमेशा MgOH बनाना है, कैल्शियम को कैल्शियम कार्बोनेट, Mg को MgOH, साथ में CO2 और H2O। ये ऐसे तो हम याद कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी ये सब छोड़ो, ये याद कर लेना, ये जो चीज है ना, ये पानी में घुलती नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी के ऊपर तैरने लगेंगे, क्या करना है, छान के अलग कर लेना है, सारा कैल्शियम बाहर हो जाएगा। तो ये नहीं छान सकते, अबे ये पानी में घुले हुए होते हैं, ये दिखेंगे ही नहीं तो छानेगा कैसे, अब हीट करने पर दिखेंगे और इन्हें छान के बाहर कर दे। मकसद यह है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम बाहर हो जाए फिल्टर होके, ये पानी में, ये तो खुद ही उड़ जाएगी, और ये पानी है, पानी हम मतलब शुद्ध नहीं हो गया मगर सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट अलग होता है, शुद्ध पानी अलग होता है, अब पीने लायक नहीं हो गया ये। अब सुनो, टेम्परेरी हार्डनेस में एक और मेथड है, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इन्हें अलग करना हो तो ये मेथड चलेगा। अब इसमें कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट है तो ये मेथड नहीं चलेगा। इसमें आप लाइम डाल दीजिए, CaOH2, ये लाइम है, इसका कुछ मेथड का नाम भी है, अब आप पढ़ लेना मेथड का नाम। इसमें आप लाइम डाल दीजिए, तो अगर आप इसमें लाइम डालेंगे तो लाइम जो कैल्शियम है, इन दोनों की रिएक्शन से जो कैल्शियम है वो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, साथ में निकलेगा H2O। जो मैग्नीशियम है वो MgOH हो जाएगा, जो कैल्शियम है वो CaCO3 हो जाएगा, साथ में निकलेगा H2O। ये सारे पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल है, छान के बाहर निकल जाएंगे। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको छान के बाहर निकालना है, आगे आपको ये पता लगना बंद हो जाएगा कि उन्हें बाहर कैसे निकाला जाता है, बस आप ये समझेंगे कि हाँ अब यहां से सब्सटेंस को बाहर निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा फिल्टर करके ही वो बाहर निकल जाएगा आसानी से, ये आसान मेथड है, इनमें फिल्टर करके आसानी से बाहर आ जाएंगे। आ गया होगा ये समझ में, स्क्रीनशॉट लो। अब सुनिए, कहाँ है मेरा डस्टर, एक मिनट। एक और तरीका है क्लोराइड और सल्फेट के लिए। याद रखिए कि जो प्रोसेस जितना आसान है उसमें पानी उतना सॉफ्ट नहीं हो पाएगा, उतना अच्छा नहीं है। जैसे प्रोसेस बड़ा आसान है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का मेथड है ये। अब ये प्रोसेस काफी आसान है, परमानेंट हार्डनेस वाला। ये देखो कैल्शियम क्लोराइड है ना, तो क्लोराइड के साथ कैल्शियम को अलग कर रहे हैं, तो ये परमानेंट हार्डनेस होती है, जल्दी से नहीं निकलता है ये पानी में से। और सल्फेट वाला भी, जहां Ca है वहां आप कहीं पर भी Mg लगा सकते हैं इस टॉपिक में। इसमें डालिए वॉशिंग सोडा, Na2CO3, ये सबसे आसान है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, समझना इस बात को, ज्यादा आसान है तो Ca और CO3, CaCO3, Ca और CO3, और CaCO3 तो पानी में घुलता ही नहीं है, फिल्टर आउट।
Na और Cl, Na और SO4, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये पानी में बने भी रहे तो ये नहीं होने चाहिए, नहीं तो या पीने के लिए साफ नहीं कर रहे हैं पानी को, ये समझो सॉफ्ट करना है उसे कि वो साबुन के साथ ढंग से काम करे। अब परमानेंट हार्डनेस का एक मेथड है, कम समझ में आता है बच्चों के, बड़ा आसान है, देखना मैं कैसे पेन चलाता हूं, ऐसे याद रखना है। एक कंपाउंड है Na6P6O18, पहले तो मैं P6 देखूं। इस कंपाउंड का नाम याद रखना, कैलजॉन्स करके कुछ इसका नाम है। इसे पानी में डालोगे ना तो इसमें से 2 Na+ अलग हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा Na4P6O18, 2 Na अलग है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा किसी न्यूट्रल चीज में से, देखो ये चीज न्यूट्रल है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव बराबर है। किसी न्यूट्रल चीज में से पॉजिटिव बाहर निकाल दोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने न्यूट्रल में से पॉजिटिव बाहर निकाल दिया तो ये नेगेटिव हो गया। ये जो भाई साहब है, ये जो आयन है Na4P6O18, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। M2+ का मतलब है यहां पर कि आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम। पूरे चैप्टर में हार्ड एंड सॉफ्ट, इस पूरे टॉपिक में M ही लिखा हुआ है, तो मैं लिख रहा हूं कैल्शियम। M का मतलब कुछ भी लिख लीजिए, कैल्शियम मैग्नीशियम। M2+ का मतलब है आप अपनी मर्जी से इनमें से कुछ भी लिख लीजिए। ये इस कैटायन को फंसा लेके अंदर ऐसे, Na4, फिर से 2 Na गायब हो जाएंगे, Na2P6O18, और यहां पर M फंस जाएगा, ये जो है, और वो 2 Na बाहर, 2 माइनस लगाओ इस पर। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसने मेटल को इस तरीके से ट्रैप कर लिया है कि अब अगर आप साबुन रगड़ते हैं तो ये मेटल यहां से निकलकर सॉफ्ट मॉलिक्यूल के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ये फिल्टर होके बाहर नहीं आएगा। इसे बाहर करने का अलग तरीका है, मगर वो हमारा नहीं है, वो हमें उसका कुछ नहीं लेना देना है। हम बस ये समझ गए कि ये सब्सटेंस ने मेटल को जो फंक्शन है स्कम बनाने का वो खत्म कर दिया, क्योंकि मेटल इसमें इस तरीके से बॉन्डेड है कि वो बाहर निकल के सॉफ्ट मॉलिक्यूल के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो ये इतना आसान है, देखो जब मैं लिख रहा हूं, वैसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या लिखा है और क्या बना है। आया समझ में? यस सर। अब सुनो, ये वाला देखो सर, इसमें इन दोनों कंपाउंड में जो ये रिएक्शन हुई है इसमें हीट करके ये अलग हुए हैं। ऊपर वाला, यस सर। जो ऊपर वाला नहीं, पानी में डालने से अलग हो जाएगा ये। ओके सर। पानी एनायन एनायन कैटायन को तोड़ देती है ना। ओके सर। अब देखिए, एक जियोलाइट मेथड है। अब हमें बच्चों को जियोलाइट क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन्होंने चैप्टर 11 नहीं पढ़ा है, इसलिए इसके बारे में बात ही करना बेकार है। ऐसी कोई चीज नहीं है जियोलाइट जिसको कुछ ही शब्दों में समझाया जा सके, और यहां टॉपिक जियोलाइट नहीं है। बस आपको ये समझना है कि जब ऐसे लिखा हो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो ये सब्सटेंस एक जियोलाइट है।
ऐसा नहीं कि दुनिया में यही एक जियोलाइट है। जियोलाइट बहुत सारे टाइप के कंपाउंड होते हैं, जैसे एल्केन होते हैं, एल्कीन एल्काइन बहुत सारे होते हैं, ऐसे ही जियोलाइट बहुत सारे होते हैं। पहचान ये है, पीछे SiO4 होगा एनायन के तौर पर, और आगे 2 मेटल्स का या 3 मेटल्स का मिक्सचर होगा। और जो आगे मेटल होंगे वो भी जनरली ग्रुप फर्स्ट, सेकंड या 13 से बिलोंग करते होंगे। कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम पोटेशियम सिलिकेट, ऐसे। अब भी मैं बोल रहा हूं कि इस चीज का भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमने तो उसमें कहा जियोलाइट ले लिया हमने, और Na लिखा और जियोलाइट की जगह लिखा जेड, यानी इस पूरे की जगह जेड लिख लिया। आसान रहता है समझाने में, तो किताब ने लिख लिया है जेड इस पूरे की जगह। जेड रिप्रेजेंट करता है जियोलाइट, NaZ। अब आप इसे पानी में डालते हैं तो ये है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, दोनों में से कुछ भी। जेड जो है वो Na को छोड़ देगा, और क्योंकि जेड पर एक ही माइनस है, क्योंकि एक Na और एक जेड है, इसका मतलब Na पे तो एक प्लस होता है, और एक ही जेड है तो इस पे भी एक माइनस ही है, और यहां 2 प्लस है, तो आपको एक M के साथ 2 जेड लगाने पड़ेंगे। क्या ये सब्सटेंस फिल्टर होगा? नहीं, ये भी फिल्टर नहीं होगा, इसे अलग करने का एक और तरीका है। इस फॉर्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम को अलग करना मुश्किल था, और अगर आप उसे जियोलाइट फॉर्म में बदल देंगे तो इन्हें अलग करना आसान है। आपको ये नहीं समझना है कि इसे अलग कैसे किया जाता है, आपको बस ये शब्द समझना है कि अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट के साथ जुड़ गए तो अब ये पानी के सॉल्ट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जियोलाइट महंगे होते हैं। तो आप जियोलाइट को, पानी को हार्ड से सॉफ्ट बनाने के लिए बर्बाद नहीं कर सकते। तो आप अगर इस जियोलाइट को रिमूव कर लेते हैं, MZ2 को, M मतलब कैल्शियम या मैग्नीशियम, और वो जेड के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर आप इसे अलग कर लेते हैं पानी में से, तो आप इसमें दोबारा NaCl डालिए। आप इसमें दोबारा NaCl डालेंगे, अब ये पानी से बाहर है, तो आप इसमें दोबारा NaCl डालेंगे तो आपका जो Na है वो फिर से Z के साथ जुड़ जाएगा, और आपका M और Cl2 बन जाएगा। ये आपका जियोलाइट है। फिर से वही जियोलाइट आपको मिल गया है जो आपने बर्बाद किया था, अब आप इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। अब देखो, ये मेथड भी इससे मिलता जुलता है। इसे सिंथेटिक रेजिन मेथड कहते हैं। इसकी कुछ बातें बड़े ढंग से मैं बताऊंगा जब, तो आप उसको थोड़ा ढंग से याद कर लीजिएगा। R का मतलब होता है कार्बन का कंपाउंड, एक चेन कार्बन की, लंबी हो छोटी हो, और उस चेन के किनारे पर जुड़ा है SO3 H+। R 10th में भी आता था। R है जैसे CH3 CH2 CH2 SO3 Na, या CH3 SO3 H+, N नहीं। R की जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो चेन्स हमने नेमिंग में बनाई थी उनमें से कोई सी भी चेन यहां डाल देनी है R की जगह, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। अगर आप RSO3 H+ में NaCl डालते हैं तो ये हिस्सा एनायन और ये कैटायन मिल जाएंगे, RSO3 Na+ और H और Cl अलग। अब इसे आप पानी में डालेंगे, मगर
जो RSO3 माइनस Na+ है, इसमें बुक ने इस हिस्से को भी बाद में R कर दिया है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है बच्चों के लिए। एक बार तो R उन्हें हजम हो गया, फिर उन्होंने R के बाद जब डायरेक्ट RNA देखा तो ये समझ से थोड़ा बाहर हो जाता है। दरअसल पहले तो R इतने हिस्से को लिखा था, कार्बन वाले पार्ट को, जब हमने NaCl डाल लिया और ये बन गया तो इन्होंने इतने पूरे हिस्से को R लिख दिया है, तो वो RNA+ बन गया। यानी यहां पर जो R है वो ऊपर दिख रहा है, RSO3 माइनस को ही R लिखा हुआ है। R पे एक माइनस है और Na पर एक प्लस है। पानी में डालोगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलेंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम M 2R से इस तरीके से जुड़ जाएगा कि अब ये सॉफ्ट मॉलिक्यूल से रिएक्शन नहीं कर सकता है। नॉर्मली आप ऐसा समझ लीजिए कि Mr2 को फिल्टर करके बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि जब तक मैंने ये बोला था फिल्टर होगा, जब ही तक होगा, ये फिल्टर नहीं होते हैं, इनका निकालने का अलग तरीका है। मगर Mr2 को निकालना बड़ा आसान होता है, जैसे भी ये निकलता है। Na+ आपका अलग हो जाएगा। कईयों को बहुत कुछ हो सकता है दिख गया हो, लेकिन यहां बहुत कुछ नहीं है। एक M और R जुड़ गया है, Mr2। R 2 लिया है क्योंकि इस पे एक ही नेगेटिव है और इस पर 2 पॉजिटिव है। Na+ बाहर कर दिया गया है। मैंने कहा है कि ये रिमूव कर लिया जाएगा बाद में। इसे सिंथेटिक रेजिन मेथड कहते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो, अगर आपको ऐसा पानी चाहिए जिसमें आयन बचे ही ना कैटायन ना एनायन, ये जो पानी है इसमें तो बहुत कुछ अभी भी मौजूद है। आप चाहते हैं कि भाई कैल्शियम आयन तो अलग हो ही जाए, HCO3 माइनस भी चला जाए पानी से। आप चाहते हैं कैल्शियम आयन के साथ जो SO4 है वो भी अलग हो जाए। आप चाहते हैं कैल्शियम के साथ Cl माइनस भी अलग हो जाए। इन्हें तो किताब लिखेगी M2+, इन्हें लिखेगी X माइनस एनायन। आपको भी M2+ और X माइनस ही लिखना है, अलग अलग आपको कभी नहीं लिखना पड़ेगा। इसे X इन तीनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर, इसमें आयन ही नहीं है। और अगर इसमें आयन ही नहीं है तो ये पीने लायक भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसे पी लेंगे। अब सुनिए, इसमें आपको लेना है RSO3 माइनस H+, इसी को ही उन्होंने बाद में लिख दिया है RH, इस पूरे हिस्से को R। यहां से क्या समझ में आता है बच्चे के कि इस पूरे हिस्से को R, यहां से आपको ये समझना है ये H+ है। RH बेशक लिखा है लेकिन ये आयन है H+। तो ये जो RH है ये तो पानी में से कैटायन ले लेगा और बन जाएगा Mr2, प्लस अलग हो जाएगा H+। ये तो कैटायन को गायब करने का तरीका है, आप इसे रिमूव कर सकते हैं, कई मेथड है इसके रिमूव करने के। लेकिन एनायन क्या क्या करें, उसके लिए डालना पड़ेगा आपको RNH2, वो भी पानी में डायरेक्ट ही। पानी से H देगा और ये हो जाएगा RNH3। H देने पर पानी OH माइनस में बदल जाएगा, H निकल गया तो OH माइनस बचा। ये RNH3+ है और H दे दिया तो OH माइनस बचा, वो OH माइनस यहां जुड़ा हुआ है। अब यही RNH3+ OH माइनस ये अपने आप होगा, बस आपको इसे डाल देना है। X माइनस से रिएक्शन करेगा और RNH3+ X माइनस OH हट जाएगा, X आ जाएगा। इसे पानी में से आसानी से बाहर किया जा सकता है। यानी एक तो पानी में से ये बाहर हो जाएगा कैटायन, आप करेंगे, आपको नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो करते हैं बाद में। फिर ये
ये ले जाएगा सारे एनायन, ये ले जाएगा सारे कैटायन, H और OH आपस में जुड़ जाएंगे और पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस मेथड में दोनों को रिमूव कर दिया गया है, कैटायन भी और एनायन भी। किसी दिन पढ़े ना समझ आए तो रिकॉर्डिंग फास्ट करके देखना, बाकी मुझे नहीं लगता कि अब समझ में नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट लो इसका। H2O2 पढ़ाना है, बड़ा बेकार टॉपिक है। सुनो, बस ये लास्ट चीज है H2O2 जिसमें थोड़ा मेहनत सी लगेगी, फिर कुछ नहीं है। हैवी वाटर तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो देखिए जी, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका बहुत सी चीजों में इस्तेमाल है। इसकी स्ट्रक्चर किताब में दी हुई है, आप बिना किताब रीड किए तो जाएंगे नहीं। कुछ इस टाइप की होती है, इस टाइप की, सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में इसी टाइप की होती है। इसे बनाया कैसे जाता है, रिएक्शन याद करना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, वो सिखा देता हूं। BaO2.8H2O, ये बैरियम परऑक्साइड है। ऑक्साइड मत बोलना, बैरियम परऑक्साइड। इसमें आप अगर एसिड डालेंगे तो अब ये हो गया एसिडिफाइड बैरियम परऑक्साइड। एसिड डालने पर अपने आप, नीचे और भी लिखनी है मुझे, ऊपर लिख, बैरियम बदल जाएगा बैरियम सल्फेट में, H2O2 बाहर निकलेगा और H2O। याद करना आसान है, ये दोनों तो एक जैसे हैं। बैरियम से बैरियम सल्फेट। पता नहीं मेरा सांस क्यों फूलता है, या तो मैं बोलते बोलते सांस नहीं ले पा रहा हूं, ध्यान नहीं दे रहा हूं। बैरियम से बनेगा बैरियम सल्फेट, एक H2O2 बनेगा और एक H2O। रिएक्शन आती है जी पेपर में, कंप्लीट करने के लिए या कैसे भी पूछे तो वो जाने। एक ये वाला मेथड देखना, HSO4 माइनस, ये कहां से आया, फ्रॉम H2SO4। ये H2SO4 में से कैसे आया, H2SO4 पानी में जाते ही दो पार्ट्स में टूट जाता है, H प्लस और HSO4 माइनस। एक H हटा दो, अगर आप HSO4 माइनस में करंट पास करेंगे तो एक सब्सटेंस बनेगा, और उसे बनाने के लिए इसे डबल कर दो, डबल H2, एक H था, दो लगा दो, एक S है, दो लगा दो, 8 हुआ है, 4 हुआ है, 8 लगा दो। इसका नाम है पर ऑक्सो डाइसल्फेट। इसे अगर आप पानी में डालेंगे तो दोबारा HSO4 माइनस तो बनेगा, मगर अब H2O2 भी बाहर निकलेगा और H प्लस भी। ऐसे याद करना है इसे, ये दो अलग अलग मेथड है। तीसरा, इसी में एक चीज है, अगर D2O2 बनाना हो तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, अगर ये सिलेबस में आता है तो। फॉर्मेशन ऑफ D2O2। D2O2 का मतलब है कि जो हाइड्रोजन है वो ड्यूटीरियम वाला है ये भी हाइड्रोजन परऑक्साइड ही, मगर जो हाइड्रोजन है वो ड्यूटीरियम है, प्रोटियम की जगह, H की जगह D है। इसके लिए तुम्हें K2D2 एसेट लेना पड़ेगा, यहां से याद आ जाएगा, H की जगह K लगा दो।
इसमें देखो, इसमें करंट डालना है कि पानी डालना है? पानी डालना है। D2O, वो भी पानी भी हैवी वाटर, D2O हैवी वाटर डालना है, यानी हाइड्रोलिसिस करना है। तो क्या बनेगा? तो बनेगा KdSO4, KdSO4 और साथ में D2O2। अब इसे देख के आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये याद करने वाली चीजें हैं। तो ये D2O2 बनाने के काम आती है, इसे याद रखना इक्वेशन को। इन सब में इसके चांसेस सबसे ज्यादा है। स्क्रीनशॉट लो। एक चीज और लिखनी है, इसकी रिएक्शन भी नहीं लिखनी है जी आपको, भाई इसको समझना है। देखो, ये एक अच्छा मेथड है, ये तो पढ़ के पता चलेगा। इंडस्ट्रियल मेथड है ये, जब ज्यादा मात्रा में बनाना हो, बड़े स्तर पर बनाने के लिए फिर बड़ी चीजों की जरूरत पड़ती है। एक सब्सटेंस है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। फॉर्मूला इसका कोई बहुत कठिन नहीं है, इसमें 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है फॉर्मूले की। अगर इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करें तो H2O2 बाहर निकलता है, साथ में बनता है एक और चीज, उसे बोल देना है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। अगर मैं इसमें वापस हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो ये वापस 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल बन जाएगा। यानी अगर इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करें तो ये H2O2 और एक और प्रोडक्ट देता है, इसी से रिलेटेड है वो प्रोडक्ट। ऐसा ही है स्ट्रक्चर उसका, सेम टू सेम। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिलाकर इनका रिडक्शन कर दूं, हाइड्रोजन ऐड कर दूं, तो ये वापस बन जाता है। स्क्रीनशॉट लो। आखिरी टफ चीज समझा रहा हूं, आराम से समझना जरा है। इस टॉपिक को कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखना। जो H2O2 होता है ना, वो बहुत ही नाजुक सी चीज है। कुछ नहीं भी करोगे ना तो भी ये H2O में टूट जाएगा और O2 बाहर। यानी अगर आप H2O2 लिए घूम रहे हैं तो आप एक तरीके से H2O ही लिए घूम रहे हैं, मगर फिर भी ये पीने लायक नहीं है, ये ध्यान रखना। यानी H2O2 अगर आपके पास है तो आपके पास ऑक्सीजन भी है, गैस। ये इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से आप अगर एक डिब्बी में लिक्विड H2O2 लिए घूम रहे हैं तो आप उसकी मदद से कभी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और प्योर ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है कि एयर में घूम रही है, क्या जरूरत है? अभी ऑक्सीजन पे इतनी मारामारी हुई वही कोरोना में, तो यहीं से समझ जाओ कि ऐसा नहीं है कि कोई भी एयर से ऑक्सीजन निकाल लेगा। ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ जाती है और H2O2 उसके लिए एक अच्छा सब्सटेंस है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब ये है, ये एक डिब्बा है, इसमें 30% H2O2 है। वैसे H2O2 है कितना इसमें? कितना भी हो, 10 टन हो, 2 ट्रक भर के हो, मगर वो सॉल्यूशन 30% है। ये ठीक ऐसा है, किसी ने पेपर 1 लाख का दिया हो, चाहे 10 लाख का दिया हो, चाहे 1 अरब नंबर का दिया हो, चाहे 10 अरब नंबर का दिया हो,
उनमें से किसी में भी बच्चे के नंबर 30% आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं? 100 में से भी 30% आ सकते हैं, 1000 में से भी 30%, 1 अरब में से भी 30%। जब मैं यहाँ 30% लिखता हूं तो आपको यहाँ पर H2O2 के अमाउंट का अंदाजा नहीं लगाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि 30 ग्राम या 30 ml H2O2, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन कितना भी हो सकता है, मगर वो सॉल्यूशन 30% है। इसका मतलब क्या है? 30% H2O2 का मतलब है कि अभी तो आपने सॉल्यूशन ज्यादा लिया हुआ है। अगर आप ये सॉल्यूशन 100 ग्राम ले आए 30-100 में से, ये तो ज्यादा है, आप 100 ग्राम ले आइए, तो उस 100 ग्राम में 30 ग्राम H2O2 निकलेगा। 30% H2O2 का ये मतलब है, यहां लिखा था 30% H2O2। मगर मैंने कहा किसी आदमी को, कोई आदमी अपने घर पे H2O2 इसलिए ले जा रहा है क्योंकि उसे ऑक्सीजन की जरूरत है। तो यहां पर ऑक्सीजन के बारे में कोई डिटेल नहीं है कि ये कितनी ऑक्सीजन देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं 30% H2O2 के साथ में 100 वॉल्यूम जरूर लिखा होता है। और ये क्या लफड़ा है, देखो 30% H2O2 यानी ये वाला सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के हर 100 ग्राम में 30 ग्राम H2O2 है। इस 100 ग्राम ये यहां से लूं 100 ग्राम, 30 ग्राम H2O2 मिलेगा, बाकी पानी है। यहां से लूं 100 ग्राम, 30 ग्राम H2O2 मिलेगा। यहां से लूं 100 ग्राम, 30 ग्राम H2O2 मिलेगा। यहां से लूं 100 ग्राम, 30 ग्राम H2O2 मिलेगा। हर जगह से 30-30 ग्राम H2O2 मिलेगा 100 ग्राम में से। लेकिन जब कोई ये कहता है कि 30% H2O2 100 वॉल्यूम होता है, तो इसका मतलब क्या है पता है? अगर H2O2 का सॉल्यूशन 30% है और ये सॉल्यूशन 1 लीटर मैंने खरीदा, तो 100 लीटर ऑक्सीजन मिल सकती है मुझे। याद करना है इसे, बताऊंगा बाकी, बस समझ के याद करना है। अगर कोई कह दे कि ये सॉल्यूशन H2O2 का 30% है, अब आगे 30% का मतलब क्या, ये साइड में लेगा अकल के दुश्मन, 30% का मतलब ये लिखा है। ये एक अलग चीज है 30%, मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो सॉल्यूशन 30% होता है उसे अगर 1 लीटर खरीद लो तो 100 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी। 1 ml खरीदोगे तो 100 ml ऑक्सीजन मिलेगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब खरीदोगे तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन मिलेगी। पहले ये बताओ, इतना आया समझ में इसका मीनिंग? यस सर। यस सर। एक आखिरी बार बोले, प्यार से बोल रहा हूं, अगर किसी डब्बे पे 30% H2O2 लिखा है तो उसका ये मतलब है कि ये सॉल्यूशन 100 ग्राम लोगे तो 30 ग्राम इसमें H2O2 है। मगर अगर मगर ये क्या होता है कि 30% H2O2 100 वॉल्यूम है। 30% H2O2 100 वॉल्यूम है, इसका मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन 1 लीटर खरीद के ले जाने पर 100 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी। अगर ये समझ में आता है तो ये पहला स्टेप है। तो ये बताना, एक सॉल्यूशन था उस पर लिखा था 3% H2O2, ये तो उसकी परसेंटेज है। क्या ये 100 वॉल्यूम है, ये बताओ? यस सर। अबे Yes, sir. 3% है ये। अबे 3% है ये, 30 थोड़ी है। 100 वॉल्यूम कौन सा होता है? 30 वाला। 3% H2O2 भी 100। हाँ, ये 10 वॉल्यूम है। ये 10 वॉल्यूम है भैया। 10 गुना परसेंटेज कम है, 10 गुना वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। 30% होता है 100 वॉल्यूम। याद कर लो, ऐसे ऐसा नहीं कि ऐसा माइंड लगाना है। दो टाइप के होते हैं, 30%, 3%। 30% वाला 100 वॉल्यूम है, 3% वाला 10 वॉल्यूम है।
ये बताओ 3% वाला 10 वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है? 10 वॉल्यूम का क्या मतलब है यहां, ये बताओ, फिर करेंगे कुछ आगे। सर इसका 1 लीटर अगर हम लेंगे तो उसमें से 10 लीटर O2 निकल जाएगा। बस अब सुनो, एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि 30% 5 लीटर लूं तो कितना ऑक्सीजन, 30% 2.5 लीटर लूं तो कितना ऑक्सीजन, 30% फलाना लीटर लूं तो कितना ऑक्सीजन। ये वाला टाइप आ रहा है समझ में? 30% बोलेगा इतना लीटर लूंगा तो कितना, या कह दे 30% H2O2 है, 50 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, मान लो ऐसा कह दे। 30% H2O2 है और चाहिए मुझे 50 लीटर ऑक्सीजन, तो 30% H2O2 है और 50 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, तो कितने लीटर सॉल्यूशन खरीदूं? अरे बताओ, 30% H2O2 है, 50 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, तो कितने लीटर सॉल्यूशन खरीद लो? 0.5। आधा लीटर, हाँ। 1 लीटर में 100 लीटर आती है, 0.5 लीटर। ये बताओ, बता दोगे ये जब वो ऑक्सीजन पूछेगा कि कितने लीटर ऑक्सीजन है, इतने लीटर ऑक्सीजन चाहिए, कितना लीटर खरीदें, बता दोगे ना ये? यस सर। ऐसा ही 3% में पूछेगा। अब ये बताना, इन 3% सॉल्यूशन इफ 50 ml, नहीं 50 ml छोड़ो, इफ 50 ml ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड, 3% सॉल्यूशन है, 50 ml O2 चाहिए, 3% सॉल्यूशन है, 50 ml O2 चाहिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लो? बताओ, यूनिट के साथ बताना क्या यूनिट होनी चाहिए। यार ये बड़े आसान है क्वेश्चन, तुम पता नहीं क्यों नहीं इसका जवाब दे रहे हो, ये तो बेकार क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। बता दो भाई। अच्छा ये तो बता दो, 10 वॉल्यूम का क्या मतलब है? 10 वॉल्यूम का सर इसमें 3% H2O2 है। नहीं, 10 वॉल्यूम का मतलब है ये वाला सॉल्यूशन अगर 1 लीटर खरीदा जाए तो 10 लीटर ऑक्सीजन निकलेगी। बहुत सीधा बताया मैंने। 1 ml खरीदा जाए तो 10 ml ऑक्सीजन निकलेगी। पहले ये बताओ, ये समझ में आया 10 वॉल्यूम का मतलब? यस सर। यस सर। तो बता दो अब कि कितना वॉल्यूम ले। 50 ml O2 चाहिए, कितना वॉल्यूम ले? सर 5 ml। 5 ml। सर 5। 5 ml, 5 ml सॉल्यूशन लेना है, O2 नहीं। O2 तो 50 ml है, तो 5 ml सॉल्यूशन में, 1 ml सॉल्यूशन में 10 ml है, 2 ml में 20 ml, 3 ml में 40, 5 ml में 50 ml, ऐसे करना है। एट HTP और लिखा होगा एट HTP। वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से होता है ना, HTP पर चल रहा है ये सब, एट HTP। एक क्वेश्चन करना है जी, मैं करके दिखाता हूं, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। सर वैसे इसमें जो सबसे ऊपर वाली रिएक्शन है H2O2 वाली, तो उसमें वो ब्रेक किसकी वजह से हो रहा है? अनस्टेबल कंपाउंड है ना, ऐसे टूट जाता है अपने आप, अनस्टेबल से स्टेबल में बदल जाता है। तो किसी भी डिस्टरबेंस से, लाइट से, बर्तन की दीवारों से,
किसी भी चीज से टूट जाएगा। ओके सर। देखो जी, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। व्हाट इज स्ट्रेंथ? नहीं, ऐसे पता करेंगे। अगर 1 लीटर O2 और 1 लीटर सॉल्यूशन, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन 100 लीटर O2 देता है, तो इस 1 लीटर में H2O2 कितना है? तुम बताना चाहोगे? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई आंसर आ रहा है तो देख के बताओ। अगर ऐसे ही आ रहा है तो मैं बताता हूं कि वो सही है या गलत है। इस क्वेश्चन को पढ़ो। सर 30 ग्राम। ये गलत है आंसर। 30 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में आता है। सर 30%। हाँ, वो भी गलत है। 30% का तो यही मतलब है 30 100 में से 30 ग्राम H2O2। 50 30% ग्राम। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि आंसर इसका मैं बताऊं। 0.03%, सर 0.03 ग्राम। हाँ, ऐसा ही कुछ आंसर है इसका। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि जो मैं ये पूछ रहा हूं कि 1 लीटर में H2O2 कितना है, उसका ये आंसर नहीं है। ये 1 लीटर में नहीं है, 100 ग्राम में। मैं पूछ रहा हूं 1 लीटर में। अंतर दिख रहा है? ये बताओ। ये दिख रहा है कि ये आंसर नहीं है? यस सर। तो ये आंसर नहीं है। अब इसके लिए रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। 2H2O2 2H2O plus O2 at HTP 2 गुणा में 34 ग्राम। अरे पता है तुम्हें 34 कैसे आया? 16 दूनी 32 प्लस 2 34 और 2 लिखा हुआ 68 ग्राम। 68 ग्राम अगर O2 है तो 22.4 लीटर, 1 मोल है ना, 1 मोल का HTP पे वॉल्यूम याद आ गया तुम्हें? 1 मोल है, रिएक्शन बैलेंस है। 68 ग्राम से 22.4 लीटर O2 बनेगी HTP पर। यानी अगर 22.4 लीटर O2 बन रही है एट HTP, तो 68 ग्राम H2O2 है। अगर 1 लीटर O2 बनती है तो 68 बाय 22.4 ग्राम H2O2 है। और अगर 100 लीटर O2 बन रही है, 1 लीटर से 100 लीटर O2 बन रही है, 1 लीटर से, 1 लीटर सॉल्यूशन से, तो उस 1 लीटर में 100 लीटर O2 तब बनेगी जब उस 1 लीटर में 68 डिवाइड बाय 22.4 मल्टीप्लाई 100 ग्राम H2O2 है। ये कितना आएगा सॉल्व करके? ये आएगा 303.6। अब तुम्हें ये बताना है कि ये तुमने H2O2 का मास निकाला है कि 100 लीटर ऑक्सीजन बनाने के लिए इतना H2O2 तोड़ना पड़ेगा। 68 बनाने के लिए, 22.4 बनाने के लिए इतना H2O2 तोड़ना पड़ता है।
22.4 के लिए इतना, ये यहां 1 लीटर के लिए इतना H2O2 तोड़ना पड़ेगा, 100 लीटर के लिए इतना H2O2 तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो H2O2 है ये कितने लीटर सॉल्यूशन में है ये बताना। सुनो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएगा पेपर में अगर आता है ये सिलेबस में। ये जो H2O2 है ये कितने लीटर सॉल्यूशन में है? सर 1 लीटर में। 1 लीटर में जो 1 निकाल रहे हैं, हाँ 1 लीटर सॉल्यूशन है और 100 लीटर तो 100 लीटर जो ऑक्सीजन है वो 1 लीटर में है। 1 लीटर सॉल्यूशन से 100 लीटर ऑक्सीजन बनेगी जब 1 लीटर में इतना H2O2 हो। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो पेपर में कैसी आती है। फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ 100 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा ही नहीं, ये ऐसे आएगा पेपर में। अब बताओ ये मैच हो रहा है? क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है? यस सर। फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 100 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन का क्या मतलब है? ये लिखा तो है हिंदी में। फाइंड स्ट्रेंथ का मतलब है 1 लीटर में कितना H2O2 है। अगर 1 लीटर से 100 लीटर ऑक्सीजन बन रही है तो इस 1 लीटर में H2O2 कितना है। फाइंड स्ट्रेंथ का ये मतलब है। 10 वॉल्यूम की स्ट्रेंथ निकालने के लिए कहे तो 10 लीटर ऑक्सीजन बन रहा है, तो 10 लीटर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30.3 आएगा। 2 स्ट्रेंथ होती है, 100 वॉल्यूम की स्ट्रेंथ ये है और 10 वॉल्यूम की स्ट्रेंथ है। 100 की जगह 10 की मल्टीप्लाई कर दो। भाई अब मैं कुछ नहीं बता रहा इस चैप्टर में, मेरे को हो रही है इसमें बहुत ही बोरियत। अब आप इसे पढ़ लेना, हैवी वाटर है, कुछ भी छोड़ के मत जाना, एक आधा टॉपिक है। अब आप इसको पढ़ लेना, मैंने इसको बहुत पढ़ा दिया। अब आप मुझे लिख के दीजिए, अभी लिख के देना कि केमिस्ट्री का पेपर कब है, ये बताना, फर्स्ट टर्म का। चलो